हर बार लाश लाल सूटकेस में ही। किसी भी प्रद्युमन, एक और खून होने वाला है। मगर माय गॉड, देर हो चुकी है, अब बचाया नहीं जा सकता। एक और लाश मिली है सूटकेस में, लाल रंग की। वाघमारे, तुमने उस लड़की को ध्यान से देखा? जी सर, अच्छी तरह से देखा हूं सर। यही लड़की थी वो? नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है सर। इसका मतलब इस जुर्म में 3 लोग शामिल हैं। एक अभय जो मर के जिंदा हो गया है, दूसरी ये लड़की, और तीसरी वो लड़की जो ये लाल सूटकेस छोड़कर गई है। वाघमारे, तुम फौरन स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठो और इस लड़की का स्केच बनवाओ फौरन। सर, यही है वो लड़की जिसने पुलिस स्टेशन के बाहर वो लाल सूटकेस छोड़ा था। ये है वो? है तो दुबली पतली सी, इसने कैसे मारा होगा? कमाल है सर, ये दोनों लड़कियां एक प्रोफेशनल खूनी की तरह लोगों को काट के मार रही हैं और हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। और ये अभिजीत जिसकी लाश मिली, ये कौन है? ताज्जुब की बात है सर, ये भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे सर। ये भी वहीं? जी सर, वहीं। ये भी वहीं उसी पुलिस स्टेशन में काम करते थे जहां पे पहले दोनों। फिर जरूर ये तीनों के तीनों एक ही केस पर काम कर रहे होंगे। कोई तो है जिसने इन तीनों से बदला लिया है। सब कुछ वैसे ही का वैसे ही, वही मोडस ऑपरेंडी जो अभय का था। जैसे अभय लाशों को काटता था। लेकिन अभय साइकोटिक था, अकेले ही काम करता था। उससे ये 2 लड़कियां कहां से मिली, और उससे क्या जरूरत पड़ गई इन 2 लड़कियों की? काफी सालों बाद वापस आया है, कमजोर पड़ गया होगा तो ढूंढ लिए 2 रिश्तेदारों। सर, उसका कोई परिवार नहीं था। कोई परिवार नहीं था? ये 2 लड़कियां तो हमारे लिए अनजान हैं, पर अभय को तो हम जानते हैं। एक बार अभय मिल जाए तो लड़कियां भी मिल जाएगी। बस अभय को ढूंढना चाहिए। सर, पिछली बार मैंने उसे पकड़ा था, इस बार भी ये काम मैं ही करूं। लगता है शेखावत साहब को मालूम है कि अभय कहां छुपा है। इनका पीछा करें कैसे? नहीं अभिजीत, अच्छा, तो आप लोग आसपास ही रहते हैं? जी साहब। फिर तो आप जानते होंगे कि जगह है किसकी। साहब, ये जगह सुंदर नाम के एक लकड़हारे की हुआ करती थी। सुंदर नाम का लकड़हारा? जी साहब, कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई, तब से ये जगह खाली पड़ी है। उसका कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त वगैरह इस जगह को लेने नहीं आए? सुंदर के आगे पीछे कोई नहीं था। वैसे भी वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, इसीलिए तो उसने गांव से दूर ये जगह बनाई। और अब ये जगह उन खूनियों के काम आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में पानी का साधन क्या है? कहां से आता है पानी? पहले तो हम लोग पास की शीतल नदी का पानी इस्तेमाल करते थे, मगर बांध बन जाने की वजह से अब पानी गांव में नहीं पहुंच पा रहा। तो अब आप लोग पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? साहब, एक लड़का है बंसी। बंसी? जी साहब, वो पास के गांव से पानी लाता है और 2 रुपए बाल्टी के हिसाब से बेचता है। अच्छा, ये बंसी मिलेगा कहाँ? तब पास में ही मिंतिया गांव है, बंसी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक, शुक्रिया। ठीक है साहब। सचिन, एक बात देखी, ये वाला कमरा बिल्कुल गंदा है। जमीन पे धूल, दीवारों पर मकड़ी के जाल, लेकिन वो अंदर वाला कमरा बिल्कुल साफ है। एग्जैक्टली। और कमरे को देख के पता चलता है कि सफाई हाल ही में हुई है। और साफ सफाई के लिए पानी की सप्लाई उस बंसी ने की होगी। ये तो मिंतिया गांव जाकर बंसी से ही पता चलेगा। साहब,
वो कड़ी मिल गई है जो सुरेश, राहुल और अरुण को एक साथ जोड़ती है। ये रही उस केस की फाइल जिसमें तीनों एक साथ काम कर रहे थे। 2009 में अनिकेत नाम की इंडस्ट्रीज का खून हुआ था और उसमें उसके मैनेजर आकाश को गिरफ्तार किया गया था। और ये केस फटाफट सॉल्व हो गया था, सारे सबूत आसानी से मिल गए। मगर लोगों का कहना है कि ये सारे सबूत प्लान किए गए थे ताकि आकाश को गिरफ्तार किया जा सके। ठीक है, आकाश ने जेल में आत्महत्या कर दी। हाँ सर, शायद जेल जाने का अपमान सह नहीं पाया हो। तो हो सकता है ये आकाश निर्दोष था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार इन पुलिस वालों को मार रहा हो। इस आकाश के परिवार वालों का पता लगाना पड़ेगा। ये बंसी कहाँ मिलेगा? भाई साहब, ये बंसी मिलेगा कहाँ? ₹100। तो तुम हो बंसिया? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? यहाँ सबको पानी देते हो, जाहिर सी बात है हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। कौन है आप लोग? CID। CID? हाँ, इन दोनों को तो तुम पहचानते ही होगे। अरे हाँ साहब, इनको तो हमने 15 बाल्टी पानी बेचा था और एक बाल्टी के पूरे 5 रुपए भी दिए थे इन्होंने। अच्छा ये बताओ कि पानी लेने के लिए ये दोनों सिर्फ आए थे या कोई और भी आया? नहीं साहब, और कोई नहीं था, लेकिन इनके हाथों में 2 बड़ी बड़ी थैलियां थी। 2 बड़ी बड़ी थैलियां? हाँ साहब, आप शहर वाले लोग कचरा फेंकने के लिए जो थैलियां इस्तेमाल करते हैं ना, वो वही। मतलब डिस्पोजेबल बैग्स। एक बात समझ में नहीं आई, उन लोगों ने तो टुकड़ों को लाल सूटकेस में डाला था, तो फिर इन कचरे की थैलियों में क्या था? अच्छा, गांव का कचरा कहाँ फेंका जाता है? बीस दिन बाकी है और उतने ही पैसे बचे हैं। और ये मकान मालिक कभी भी आ जाएगा पैसे मांगने। लो, आ गया, शांति से जीने नहीं देगा। इंस्पेक्टर शेखावत? फिर अंदर आ सकता हूँ? वैसे ये मुस्कान देखकर तो डर लग रहा है। बिना मतलब के तो पुलिस वाले हंसते भी नहीं। अभय कहाँ है? अभय तो मर चुका है, फिर ये सवाल करने का क्या मतलब? मैंने पूछा अभय कहाँ है? 3 साल पहले भी यही सवाल 1 महीने तक पूछा था और तुमने यही जवाब दिया था कि मालूम नहीं। अब मरे हुए आदमी का कोई पता होता है क्या? लीना, अगर 4 साल तक अभय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं आया तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो मर गया, हो सकता है वो कहीं छुप रहा हो। अगर वो जिंदा होता तो मुझसे मिलने जरूर आता। मुझे इस तरह भूखा नहीं मरने देता। वो मुझे प्यार करता था। मुझे भी ऐसे ही लगता था। वैसे उसकी शक्ल तो याद है ना तुम्हें? अबे, बॉम्बे पुणे हाईवे पे एक ढाबे पे देखा गया। देखने वाले ने ये स्केच बनाया। अभय जिंदा है, वापस आ गया। अभय जिंदा है? ताज्जुब है तुमसे मिलने नहीं आया। शायद भूल गया होगा।
आइए साहब। ये रहा साहब, पूरे गांव का कचरा यहीं फेंका जाता है। देखो उन दोनों के हाथ में कौन सी 2 थैलियां थी? सर लगता है ये है वो पॉलिथिन्स। कपड़ों पर तो खून लगा हुआ है। खून से सने हुए कपड़े, जरूर ये कपड़े उन लाशों के हैं। ये तो होना ही था। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि राहुल के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप जानती थी कि राहुल की जान को खतरा था? ये मैं नहीं जानती थी, पर मुझे इतना पता था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पिछले 2 साल से राहुल बहुत परेशान थे। इतने लंबे समय से किस बात को लेकर परेशान था राहुल? शायद मुझसे कुछ गलत काम हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आत्मा उनके जमीर पे एक बोझ सा छाया हुआ था। गलत काम? कौन सा गलत काम किया था उन्होंने? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसों के लिए उन्होंने अपने ईमान को धोखा दिया था। इसलिए तो उन्होंने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी। नहीं, राहुल के पुलिस की नौकरी छोड़ने की वजह ये आकाश अनिकेत केस तो नहीं था? आकाश अनिकेत? ये नाम तो मैंने पहले भी इनके मुंह से 1-2 बार सुना है। अच्छा, और क्या सुना था आपने? एक बार ये फोन पे किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम तीनों की बात मान करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। 3 लोगों की बात? लेकिन ये आकाश अनिकेत केस में तो सिर्फ 3 ही ऑफिसर्स थे, एक अरुण, दूसरा सुरेश और तीसरा खुद राहुल। तो फिर ये चौथा कहां से आ गया जिसके बारे में राहुल बात कर रहा था? कहीं ये राहुल उन तीनों मुजरिमों से मिला हुआ तो नहीं था? अभय, कोमल और वो अनजान लड़की। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। या तो राहुल उन मुजरिमों की मदद कर रहा था, या फिर इस केस में एक और ऑफिसर था जिसका अब खूनी शिकार करने वाला है। सर शायद इस बार हमारा अंदाजा सही नहीं है सर। क्या मतलब? सर मैं आकाश के घर से आ रहा हूँ। जो एड्रेस रिकॉर्ड्स में है वो उसके मकान मालिक का है। मकान मालिक का कहना है कि आकाश अनाथ था
उसके माँ बाप नहीं थे और ना ही उसकी शादी हुई थी। तो फिर दया कोई दूर का रिश्तेदार होगा या फिर कोई करीबी दोस्त हो? नहीं सर, मकान मालिक के हिसाब से जब वो वहां पे रह रहा था उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता था और उसके मौत के बाद भी कोई सामान ले जाने के लिए नहीं आया। तो फिर ये कौन निकल पड़ा आकाश को इंसाफ दिलाने के लिए? सर इस दूसरी लड़की के बारे में पता चल गया है कौन ये दूसरी लड़की? इसका नाम रीटा है सर। और हैरानी की बात तो ये है कि ये उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन का काम करती थी जहां अरुण जी जाने वाले थे अपनी मौत से पहले। ये रीटा उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन का काम करती थी? उसी कॉलेज में? तो फिर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं पूर्वी, हैरानी की कोई बात नहीं। ये सारा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है। पहले अरुण को बुलाया गया कॉलेज में, फिर सुरेश को बुलाया गया चैरिटी ट्रस्ट के ऑफिस में और फिर राहुल को अवार्ड्स फंक्शन में। कॉलेज में काम करती थी ये रीटा और चैरिटी ट्रस्ट में कोमल, और तीनों को वहां बुलाने का मकसद था तीनों का खून करना। और सर अफसोस, तीनों बार ये तीनों खूनी कोमल, रीटा और अभय अपने मकसद में कामयाब रहे। अभय, और अगर ये अभय आजाद घूम रहा है तो जरूर अपने पुराने दोस्तों से मिलता होगा, जरूर अपने पुराने दोस्तों से मिलता होगा। इस अभय की गुत्थी सुलझानी पड़ेगी। अभय, हाँ साळुंखे, झूठ बोला तुमने मुझे, इतने सालों तक झूठ ही बोलते रहे। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने तो वही कहा जो सच है। अरे भला मैं चुप! अभय जिंदा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये देखो, किसका स्केच है ये? इंस्पेक्टर शेखावत ढूंढ रहा है इसे। ये इंस्पेक्टर शेखावत ने दिया तुम्हें? हाँ। वो ढूंढ रहा है इसे? हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं। शेखावत? पूरा 29 जुलाई 2008 को तुमने अभय के खिलाफ गवाही दी थी, स्टेटमेंट लिखवाया था मेरे ही पुलिस स्टेशन में, और आज तुम इससे पूछ रही हो कि अभय जिंदा या नहीं? क्यों? इससे क्यों? धोखेबाजी की सजा मालूम है ना? मैं जिंदा रहना चाहता था, अभय मुझे जान से मार देता। इसका मतलब तुम जानते थे कि अभय जिंदा है? हाँ सर, वो उस आग में बच गया था। उसके बाद वो सीधा मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तेरी वजह से मुझे सजा हुई है, अब तू ही मुझे बचाएगा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या करता सर? 4 साल तक तुमने एक मुजरिम को पनाह दी, उसकी मदद की, उसके साथ साथ तुम भी गुनहगार हो। बताओ वो कहाँ है? वो मेरे कांदीवली वाले घर में रह रहा है सर।
सर, कपड़ों पे जो खून लगा हुआ है, इन सब का डीएनए मैंने टेस्ट करवा लिया है सालून के हिसाब से। ये खून उन्हीं लाशों का है। ओहो फ्रेडी सर, थैंक गॉड आप यहाँ लैब में मौजूद थे, वरना सालू के और तारिका तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते, वो तो आपने करवा लिया। अरे सर, हमारा ये होनहार सिपाही ये कपड़े खुद ही लेकर आया है, इसका क्रेडिट तो इसे मिलना चाहिए ना। हाँ, उसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बता क्या मिला है तुझे, या वरना खाली हाथ जाना पड़ेगा हमें। मतलब ये सर कि अगर कुछ मिला है तो जल्दी बता। सर इन कचरे की थैलियों पे से और इन कपड़ों पे से हमें स्नोडेन शिशाइन नाम का केमिकल मिला है। स्नोडेन शिशाइन? ये कैसा केमिकल है? इस केमिकल का इस्तेमाल अस्पतालों में किया जाता है, दवाइयों के लिए या फिर हॉस्पिटल के एपरेटस को स्टरलाइज करने के लिए। ओह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों लड़कियां कोमल और रीटा नर्स का काम करती है किसी हॉस्पिटल में? पूरा पता लगाओ इन दोनों लड़कियों के बारे में। इन दोनों फोटो को ध्यान से देखिए। इसका नाम कोमल है और इसका रीटा। देखा इन्हें? हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले तो रखा है यहाँ पे इन्हें नर्स के जॉब के लिए। ग्रेट, जरा बुलाइए ना। लेकिन क्या बोलूं, कौन मिलने आया है? कुछ मत कहिए, बस बोलिए कि रिसेप्शन पर जरूरी काम है। सीआईडी? कुछ गड़बड़ है क्या सर? मैडम, जहाँ पे गड़बड़ नहीं होती है वहाँ पे हम लोग आते ही नहीं है। जल्दी बुलाओ। अलका, कोमल और रीटा को फौरन बुलाओ, इट्स अर्जेंट। कोमल और रीटा वो तो कब की चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? सूर्य तोरा ऑडिटोरियम। कह रही थी वहाँ पर कोई फंक्शन है, वही अटेंड करने गई है। चलो। विक्रम, पीपलापुर जेल। हेलो, मैं जेलर विक्रम से बात कर सकता हूँ? जी वो कहीं बाहर गए हुए। कहाँ गए? किसी फंक्शन में गए। हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। जी कुछ खास बात थी क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं थी, थैंक यू थैंक यू। हेलो एसीपी साहब, मैं शेखावत बोल रहा हूँ। सर, किसी चौथे आदमी का खून होने वाला है, जेलर विक्रम कुमार। वो इस वक्त किसी फंक्शन में जा रहा है। और हमें भी पता चला कि कोमल और रीता किसी ऑडिटोरियम में जाने वाली है। ये वही फंक्शन होगा जहाँ पर जेलर विक्रम गया है। मुझे डर है वहाँ उसका खून नहीं हो जाए। सर, ये ऑडिटोरियम कहाँ पर है? ये है गोरेगांव वेस्ट में सूर्य तोरा ऑडिटोरियम। लेकिन शेखावत, हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 40 मिनट लगेंगे। सर, मैं 10-15 मिनट में पहुँचता हूँ। मैं जेलर विक्रम को कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो,
नमस्ते सर। नमस्ते। हम आपका इंतजार कर रहे थे। ओह, थैंक यू वेरी मच। पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। सारे लोग ऑडिटोरियम में बैठे। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगता है मैं काफी लेट हो गया। जी सर, एक्चुअली आप काफी लेट हो गए। चलिए ना, जल्दी चलते हैं। या प्लीज चलिए। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ पे कोई फंक्शन होने वाला था ना? जो फंक्शन होने वाला था वो तो कैंसिल हो गया है। पर हम लोग यहाँ पे काफी देर से खड़े हैं, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं इंस्पेक्टर शेखावत हूँ और मुझे 2 लड़कियों की तलाश है। क्या 2 लड़कियाँ यहाँ आई थी? हमारे अलावा और कोई लड़की नहीं आई है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आई थी। कहाँ है? करीबन 1 घंटे पहले आई थी और बोल रही थी कि थक गई है, शायद वेटिंग रूम में वेट कर रही है। इस वक्त है वो लोग? ये तो मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं। वेटिंग रूम कहाँ पर है? 2nd फ्लोर। थैंक यू। शेखावत की गाड़ी। चलो। अच्छा, वह शेखावत यहाँ पहुंच गया। वो जेलर भी कहीं दिख नहीं रहा है सर। समझ में नहीं आता, कोई और भी तो नहीं है यहाँ पर? हाँ सर, कोई दिख नहीं रहा है। सर, यहाँ पे तो फंक्शन का कोई नामो निशान है ही नहीं। विनीत, पूर्वी, तुम लोग उस तरफ जाओ। अभिजीत, दया, इस तरफ। सर। श्रेया, तुम मेरे साथ आओ। अभय? लगता है जेलर को बेहोश कर दिया गया है। जल्द ही खून होने वाला है उसका। ठहरो। हथियार फेंक दो। इस जेलर के 5 टुकड़े करने हैं। अब किसी के टुकड़े नहीं होंगे। जो भी बीच में आएगा उसके भी टुकड़े होंगे। होश में आओ। जेलर के टुकड़े करने हैं। तेरे भी टुकड़े होंगे। ये मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे हाथों से एक और गुनाह होने वाला था। शेखावत, यहाँ पे गोली चली है? हाँ सर, ये 2 लड़कियां हिप्नोसिस में थी। इनको होश में लाने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ी। अच्छा, तो ये वो 2 हैं जो लोगों को काटने में लगी थी। हथकड़ियां पहना दो इन्हें। और ये जेलर विक्रम कुमार। विक्रम? विक्रम। शेखावत, ये रहा तुम्हारा अभय। बहुत ताकत है इसमें। हाँ, ये टुकड़े करने का सिलसिला इसी ने शुरू किया था। फिंगरप्रिंट्स। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने।
मैं तो सिर्फ देख रहा था। थैंक यू शेखावत, तुम्हारी मदद से ये केस सॉल्व हो गया। सर मुझे नहीं लगता कि ये केस अभी तक पूरी तरह सॉल्व हुआ है। क्या मतलब? ये दो लड़कियों का तो मैं समझ सकता हूं, मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 3 खून के पीछे अभय का कोई हाथ है। मगर ये भी तो रंगे हाथों पकड़ा गया था। हाँ, तुम्हें इसके घर से वो फाइलें वगैरह भी तो मिली थी ना? वो फाइलें ऐसे सजा के रखी गई थी ताकि मुझे आसानी से मिल जाए और हमारा शक उस पर चला जाए। ये तो एक डिस्टर्ब्ड आदमी है सर, जब भी जुनून चढ़ता है, पागलपन चढ़ता है, बाहर निकलता है और खून कर देता है। तो फिर कैसे कह सकते हो कि इसने खून नहीं किया? सर क्योंकि 3 साल पहले जितने भी खून इसने किए, उन सब लोगों में कभी कोई रिश्ता, कोई संबंध कभी नहीं होता था। लेकिन इस दफा तीनों पुलिस वाले हैं और तीनों एक ही पुलिस स्टेशन में काम करते थे, और ये 2 लड़कियां हिप्नोटाइज थी। सर मुझे शक है कि कोई इन तीनों से अपना काम करवा रहा है। और जो हिप्नोटिज्म जानता है। यस सर। अबे आजकल क्या तुम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी अस्पताल जा रहे हो? हाँ, जब वैन खाई में गिरी थी मेरे सर में चोट लग गई थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए डॉक्टर के पास जाता हूँ। कौन से अस्पताल में? हॉस्पिटल बनाला। और उसी अस्पताल में तुम दोनों नर्स हो, राइट? जी सर। अबे तुम्हारे डॉक्टर का नाम क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, आपका एक साइन चाहिए। थैंक यू मैम। इट्स ओके। जेलर यहाँ क्या कर रहा है? अब तक तो इसे ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। लगता है कोमल और रीटा ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ आपको? मेरा सर फटा जा रहा है और चक्कर भी आ रहा है डॉक्टर, और उल्टी जैसा भी महसूस हो रहा है डॉक्टर। प्लीज डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी। अब चलिए मेरे साथ। तबीयत खराब है, आंखें भी बारी बारी हो रही। कोई चिंता नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। बी अ गुड बॉय, यहाँ चुपचाप लेट जाओ। वेरी गुड, एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप लेट जाओ। एक इंजेक्शन से कितना शरीफ बच्चा बन गया है। शराफत का इनाम मिलेगा तुझे। इनाम? क्या इनाम मिलेगा? जरूर इनाम मिलेगा। नाउ बी अ गुड बॉय और गिनती गिनो, उल्टी गिनती गिनो। 100, 99, 98, 97, 97, 97। काटूंगी इसे, अब मैं मार दूंगी इसे। आकाश की मौत का बदला लूंगी तुझसे। तेरी गर्दन काट दूंगी इससे मैं। अच्छा अच्छा, 100 फेंक दो। ये लोग को नहीं मार सकते तुम। हटो हटो, 100 फेंक। हट जाओ तुम लोग पीछे। नहीं डॉक्टर आशा, एक एक को काट डालूंगी मशीन मैं। दीजिए हमें। इसे मरना ही पड़ेगा। नहीं, ये मर के रहेगा। आशा में हटो हटो पीछे, तुम सब हट जाओ। पीछे हटो वरना तुम सबको काट डालूंगी मैं। इसकी गर्दन में काट के रहूंगी। हट जाओ हट जाओ। नहीं देखिए, इसे तो मरना ही होगा।
मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती कि इन तीनों ने मासूम से आदमी को झूठे केस में फंसा दिया। पुलिस होने का घमंड इनके सर पे भूत बन के नाच रहा था। लेकिन आकाश ने अपने ऑफिस में चोरी की थी ना? चोरी उसके बॉस ने की थी, आकाश ने नहीं की थी। वो मासूम था, बेचारा फंस गया था। उसने विक्रम को जाकर कितने हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें करी, पर उसने नहीं सुना, एक नहीं सुनी उसने। चोरी का कलंक लग गया था उसके माथे पे। बेचारा ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाया और शर्म के मारे उसने अपने आप को फांसी लगा ली। हम दोनों ने शादी के सपने देखे थे, क्या क्या सपने नहीं देखे थे। उसके लिए अफसोस है हमें। और एक दिन अचानक कहीं से अभय मेरे हॉस्पिटल आ गया। तभी मैंने सोच लिया था कि इन चारों का खून करके मैं अभय के सर पे डाल दूंगी। मैंने ठीक उसी तरह इन सबको जैसा अभय काटा करता था। देखिए, आकाश के साथ जो हुआ वो वाकई बुरा हुआ। इस तरह से इन चारों को सजा देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं था। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, अब तुम पर केस चलेगा और शायद तुम्हें फांसी ही होगी। पूर्वी, रेडी? चलिए। केस बहुत जल्दी सुलझ गया शेखावत। इस बार वाकई थैंक यू वेरी मच। आप फिर याद कीजिएगा सर। गुड लक। फिर मिलेंगे। श्योर। दया, थैंक यू सो मच। कुछ कर यार। हेलो, वेलकम मिस्टर चंद्रा। वेलकम मैम। आप लोग अगर इस एग्जीबिशन में नहीं आते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भला क्यों नहीं आते मिस्टर विमल? इनफैक्ट हर साल हमें आपके पेंटिंग एग्जीबिशन का इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच। प्लीज चलो। सुमित, बहुत लोग आए हैं। मुझे तो लगता है कि इस साल भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा पिछले साल मिला। वाह नीलेश, कितनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग है। आज मैं इनमें से एक पेंटिंग जरूर खरीदूंगी। हाँ, क्यों नहीं। वाह, क्या हो गया, रुक क्यों गई? नीलेश, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, देखो इसे। अदिति, ये पेंटिंग तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, फ्रैंकली स्पीकिंग। वही तो मुझे पसंद है। दिस इज टू गुड। नीलेश, ये पेंटिंग मुझे जरूर चाहिए। इसको बुक कर दो, इससे पहले कोई और ले ले। ओके बाबा, ओके। आओ सुमित और विमल से बात करते इस बारे में। आओ। अरे इसे पोड़ देता हूँ जल्दी। ये तो ऑयल पेंट नहीं है। ऑयल पेंट होता तो निकलता नहीं। ओह माय गॉड, तुमने ये पेंटिंग खराब कर दी। ये कौन है? एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था और इसी वजह से मेरी कोल्ड ड्रिंक इस पेंटिंग पर गिर गई थी। लेकिन देखिए आप, यहाँ पर खून है। एक तो तुमने पेंटिंग खराब कर दी, ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास कीजिए आप मेरा।
ऐसा कीजिए, आप खुद देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर। हाँ सुमित, ये ठीक कह रहा है, ये तो वाकई खून है। लेकिन पेंटिंग पे खून कहाँ से आया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हमें सीआईडी को फौरन बुलाना पड़ेगा। सुमित। जी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। सर यही है वो पेंटिंग जिस पर हमें खून मिला। अच्छा, ये है वो पेंटिंग। जी सर। ये क्या है? पेंटिंग तो गीली है। सर इस पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, इसलिए गीली हो गई। कोल्ड ड्रिंक? कैसे हुआ ये सब? सबसे पहले किसको पता चला कि पेंटिंग पर खून है? सर मैंने देखा था। एक्चुअली मेरे हाथ से ही कोल्ड ड्रिंक पेंटिंग पर गिर गई थी। मैं हड़बड़ाहट में इसे साफ करने गया तो पता चला कि ऑयल पेंट नहीं, खून है। सुमित, ये पेंटिंग का एग्जीबिशन तुमने ही ऑर्गेनाइज किया है? सर हम दोनों ने। ये विमल है मेरे बिजनेस पार्टनर। हर साल हम लोग ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। कितने सालों से बिजनेस का पार्टनरशिप है आपकी? सर 3 साल की। 3 साल की बिजनेस पार्टनरशिप है। अच्छा। सब बाकी सारी पेंटिंग्स पर पेंटर का नाम और उस पेंटिंग का दाम भी लिखा है, पर इस पेंटिंग पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने से पहले आपने अच्छी तरह से जांच नहीं की? क्यों जांच नहीं की? क्यों नहीं की जांच? जब इतने बड़े एग्जीबिशन में सेलिब्रिटीज आने वाले थे, वीआईपीज आने वाले थे, हैं? इतनी लापरवाही? सर हमने खुद एक एक पेंटिंग चेक की थी। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स लगी हैं उन आर्टिस्ट की लिस्ट है हमारे पास। हाँ सर, हमने 40 पेंटिंग्स मंगवाई थी और सारी पेंटिंग्स अच्छे से जांच परख करने के बाद ही मेरे स्टाफ ने गोडाउन में रखी थी। हाँ, लेकिन ये वाली जो पेंटिंग है ये उसमें नहीं थी सर। रजत, जरूर पेंटिंग की अदला बदली हुई है। अदला बदली जरूर हुई है। सर हो सकता है इनके चेक करने के बाद जब इन्होंने गोडाउन भिजवाया पेंटिंग्स को, तो गोडाउन में किसी ने पेंटिंग बदल दी। हो सकता है। गोडाउन चेक करो, देखो अगर 40 पेंटिंग्स यहां पर है तो 41वां पेंटिंग गोडाउन में ही होना चाहिए। शायद उसी पेंटिंग के जगह पर ये खून वाली पेंटिंग लगाई है। पूर्वी, तुम भी जाओ। सर वैसे तो मैं आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मगर ये पेंटिंग देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये पेंटिंग है? हाँ फ्रेडी, ये पेंटिंग ही है। इस पेंटिंग को गौर से देखो। ये पेंटिंग बनाने में आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए हैं, अलग अलग तरीके से पेंट किया है। ये देखो, यहां लगता है कि पेंट छिड़का है, तो यहां देखो, यहां लगता है कि पेंट ऐसे फेंका है। ब्रश के स्ट्रोक्स भी हैं। इसे देखकर लगता है कि आर्टिस्ट का दिमाग अस्थिर था, अनस्टेबल। ये देखो, ये बच्चे का चेहरा, रोता हुआ बच्चा। इसका एक ही मतलब निकलता है फ्रेडी, जरूर इस आर्टिस्ट के बचपन में कोई बुरा हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसने खून से पेंटिंग बनाई, खून से। तुम्हारे यहाँ के पेंटिंग्स और पेंटर्स सबकी लिस्ट चाहिए हमें। ओके सर। हाँ, हमने पूरा गोडाउन चेक किया। हाँ, कोई पेंटिंग नहीं मिली। कोई पेंटिंग नहीं मिली? मतलब हमारा शक सही निकला, असली पेंटिंग गायब है। आपके और आपके स्टाफ के अलावा और किसी ने हाथ लगाया था इस पेंटिंग को? सर हम किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। किसी को भी नहीं? जी नहीं। मेहमानों को भी नहीं? जी नहीं। काम करो, विमल और सुमित और उनके पूरे स्टाफ मेंबर्स सबके उंगलियों के निशान ले लो। उंगलियों के निशान? वो किस लिए सर? फ्रेडी, जिसने भी ये पेंटिंग यहां पर लगाई होगी उसकी उंगलियों के निशान तो आए ही होंगे इस पर, है ना? तो बस
वो उंगलियों के निशान बाकी सारे लोगों की उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखेंगे, पता चल जाएगा। इसे फोरेंसिक लैब भेज दो। हाँ चलो, और जैसे ही कुछ पता चले हम आपको बता देंगे। ये किसकी फोटोग्राफ है? सर, ये मेरा परिवार है। ये मेरी पत्नी और बच्चे हैं। पंचगंदी में एक एक्सीडेंट हुआ था, कार खाई में गिर गई और सब मारे गए। आई एम सॉरी। देखा बस, इसका मतलब वाकई ये पूरी की पूरी पेंटिंग खून से बनी हुई है, इंसान के खून से। क्या? इंसान के खून से? हाँ, पूरी पेंटिंग। मगर इतना सारा खून उसके पास आया कहां से होगा? वही तो, ऐसी पेंटिंग कोई शौक के लिए नहीं बनाता। एक और बात ऐसी पता लगी है बॉस, जिसे जानोगे तो आप सब लोग हैरान हो जाओगे। लेकिन क्या? ये जो पूरी पेंटिंग है, हाँ, ये जिस खून से बनी है वो किसी एक इंसान का खून नहीं। क्या? एक इंसान का नहीं? हाँ, हमने टेस्ट किया था, पता चला कि कम से कम 3 लोगों का खून मिला हुआ है इस पेंटिंग में। 3 लोगों का खून? हाँ बॉस, 3 अलग अलग ब्लड ग्रुप का खून है इस पेंटिंग में। माय गॉड। एक और बात यार, साउंड के तू सारी बातें एक साथ क्यों नहीं बताता? बताता। जो खून इस पेंटिंग में मिला है, उन तीनों खून में ड्रग थी। तीनों के ब्लड सैंपल में ड्रग मिला? कौन सा ड्रग साउंड के? एक कंपाउंड है जिसे कैमोबेल कहते हैं। कैमोबेल? अब ये कैमोबेल क्या चीज है? ये कैमोबेल अगर दिन में 2 बार लिया जाए तो 24 घंटे तक भूख नहीं लगती। और इस कैमोबेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जिन लोगों को कम से कम समय में अपना ज्यादा से ज्यादा वजन घटाना होता है, वो लोग इस दवाई को लेते हैं। लेकिन ये दवाई आसानी से नहीं मिलती है। बहुत ही गिने चुने मेडिकल स्टोर पे दवाई मिलती है, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद। ऐसा क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि ये दवाई सेफ नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए इसे खुलेआम बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर सर, उन लोगों को ये ड्रग्स लेने की जरूरत क्या होगी? डॉक्टर साहब, वाकई ये तीनों वजन घटाना चाहते थे या बात कुछ और ही है? बात कुछ और ही है दया। खून भरी पेंटिंग, समझ में नहीं आता क्या चल रहा था उस पेंटर के दिमाग में। मुझे तो ये पेंटिंग बहुत अजीब लगती है। तो गौर से देखिए सर, चारों तरफ ये खून फैला हुआ है, किसी भी चीज को कोई ठोस आकार नहीं दिया गया। ये काम तो किसी नौसिखिया का ही लगता है। कहिए सर, आपको कौन सा साइज का फ्रेम दिखाओ? अरे नहीं, हम लोग फ्रेम लेने नहीं आए, हम सीआईडी से। सीआईडी? बात क्या है सर? कोई खास बात नहीं है, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी हम। फ्रेम देखिए, तो फ्रेम आप ही की दुकान से खरीदा गया है ना? सर, ये एक स्पेशल डिजाइन है, ये सिर्फ हमारे ही कारीगर बनाते हैं। वेरी गुड। अब ये बताइए कि ये फ्रेम किसने और कब खरीदा था? एक आदमी था साहब,
करीब 7 दिन पहले वो आया था, काफी जल्दी में भी था साहब। अच्छा, आप जानते हैं उसे? नहीं साहब, मैं पहचानता नहीं हूँ। वो पहली बार हमारी शॉप में आया था, कोई हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं था। तो फिर नाम याद है आपको उसका? नहीं साहब, नाम तो नहीं। हाँ, देखिए इतना याद है कि उसने इसी डिजाइन के 2 फ्रेम खरीदे थे। कुछ तो याद करने की कोशिश करिए। वो दिखता कैसा था, क्या कपड़े पहना था, उसका हुलिया कैसा था? इतना तो याद नहीं है सर, पर हाँ, इस फ्रेम को खरीदने वाले कस्टमर का कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं चेक करता हूँ। हाँ प्लीज। ये मिल गया सर, ये उस फ्रेम के बिल की कॉपी है। रितेश, सिर्फ नाम लिखा, एड्रेस क्यों नहीं लिखा? साहब उसने कहा था कि फ्रेम तैयार हो जाने पर मैं उसको फोन कर दूं, वो खुद आकर यहाँ से फ्रेम ले जाएगा। तो फिर आपने उसका नंबर तो लिखा होगा ना कहीं पे? जी हाँ साहब, उसी बिल के पीछे है ना। अच्छा, ये उसी का नंबर है? ये उसी का। थैंक यू। अब पता चल जाएगा ये रितेश है कौन, जो खून से पेंटिंग बना रहा है। आइए सर। सीआईडी? बोलो साहब, क्या चाहिए आपको? क्या मोबाइल? कैमोबेल? हमारी दुकान में ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती साहब। ये कैमोबेल ड्रग का नाम सुनते ही आपके पसीने क्यों छूटने लगे? आप इतने हड़बड़ा क्यों गए? कौन घबरा रहा है साहब? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ साहब। देख, सच बता दे वरना मेरी मदद कीजिए साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये सब नाटक क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, बात क्या है? यार किसी ने मुझे धमकी दी थी सर, कैमोबेल का इंतजाम करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मजबूर किया गया था? कैसी मजबूरी? उसने मुझे कहा था कि अगर मैं 2 दिन में कैमोबेल का इंतजाम नहीं करूंगा तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, मैं बहुत डर गया था। अच्छा, ये इस आदमी का हुलिया तो याद है ना तुम्हें? नहीं बता सकता साहब, उसने मुझे सिर्फ फोन किया था। फोन नंबर है ना? मेरे मोबाइल में है सर, मैं अभी देख के बताता हूँ। सब इसी नंबर से उसने फोन किया था, यही नंबर है सर। रेडी, निकल, इस नंबर का पता लगाओ। ये नंबर है किसका? इस आदमी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और एक बात, डर के जीने की जरूरत नहीं है, समझे? आइंदा ऐसा कोई फोन आए तो सीआईडी को इन्फॉर्म करना, ठीक है? लगता है कि अंदर कोई नहीं है। हमारे आने से पहले ही ये रितेश फरार हो गया लगता है। तोड़ दो दरवाजा। सर, दरवाजा तो खुला हुआ है। अंदर चलो। घर का तो सारा सामान बिखरा पड़ा है सर। हाँ, लगता है यहाँ पे हाथापाई हुई है। सर, ये रितेश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। पूरा घर चेक करो। हाँ सर, ये देखिए, ये सारी की सारी पेंटिंग इस बिस्तर के नीचे छुपाई हुई थी। और सर, ये पेंटिंग भी उसी पेंटिंग की तरह है जो एग्जीबिशन में मिली थी हमें, लाल रंग की।
सारी पेंटिंग भी खून से बनाई गई। सर लगता है कि रितेश ये सारी पेंटिंग्स बना रहा है। पानी की आवाज। माय गॉड, ये तो मर चुका है। इसे कहीं देखा लगा है। ये आदमी तो वहां एग्जीबिशन में था ना, वॉलंटियर। ये देखिए, ये इसके हाथ पे ये हल्का हल्का सा निशान। सर हम तो सोच रहे थे कि सब कुछ इस रितेश ने किया है, लेकिन इसे भी किसी ने मार दिया। सर ये देखिए, खून के निशान। सर हो सकता है कि रितेश की हाथापाई हुई हो कातिल के साथ, और हाथापाई के दौरान उसका खून यहाँ पे लग गया हो। कातिल का भी खून हो सकता है। काम करो, इस खून का सैंपल ले लो और लाश को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। हेलो, क्या? तब मैंने आप लोगों को फोन किया था, तब मैंने वो लाश देखी। बहुत भयानक लग रही है लाश। लाश कहाँ है? वहाँ है साहब, वो देखो। एक मिनट, आप यहीं रुकिए। काम करो, लाश को बाहर निकालो। सर सच में ये लाश तो बहुत बुरी कंडीशन है। लाश तो बिल्कुल पीली पड़ गई है। सर इसकी हालत देख के लगता है जैसे इसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। शरीर पूरी तरह से सिकुड़ चुका है। और सर लगता है इस लाश का चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा गया है। ये देखिए सर, इसके हाथ पे ये छोटे छोटे निशान हैं। लेकिन सर ये निशान है किस चीज के? कई बार इंजेक्शन लगने के बाद आसपास का खून जम जाता है। निशान तो इंजेक्शन के ही लगते हैं, मगर इतने सारे निशान। मगर सर ऐसे ही निशान रितेश की लाश पे भी थे। लगता है खूनी इंजेक्शन लगा लगा के खून कर रहा है। खैर इसका जवाब तो डॉक्टर साड़ुंखे ही देंगे। मानना मुश्किल है, कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ सर, दोनों लाशें बहुत ही बुरी हालत में हैं। यार साड़ुंखे, तुम दोनों डिस्कस करोगे, हमें भी कुछ बताओगे? बॉस, इन दोनों के शरीर में जरा सा भी खून नहीं है। लगता है किसी ने इनके जीते जी सारा का सारा खून इन लोगों के शरीर में से निकाल लिया। शरीर में खून है ही नहीं। हाँ सर, और इसी की वजह से दोनों लाशें बिल्कुल काली नीली और फीकी पड़ गई है। अजीब बात है सर, विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के शरीर से उसके जीते जी सारा खून निकाल सकता है। इन दोनों के शरीर में इंजेक्शन के बहुत सारे निशान हैं। ऐसा लगता है किसी ने बार बार सुई घोंप घोंप कर इनके शरीर से सारा का सारा खून निकाला है। और खून की कमी की वजह से इस लड़के की मौत हुई है। और सर उस रितेश की मौत की वजह भी यही है। खून तो रितेश के शरीर में से भी निकाला गया, लेकिन मौत इसकी पानी में डूबने की वजह से हुई। इसके फेफड़ों में हमें पानी मिला है। सर ये खूनी वही आदमी है जो पेंटिंग बनाता है। हाँ अभिजीत, ये एक ही आदमी का काम है, उसी का। एक बात और बॉस, रितेश के घर के दरवाजे पर जो खून का सैंपल मिला था वो खून रितेश का नहीं है। यानी वो खून किसी और का है? या वो खून उसी का है, उसी का जो रितेश का खून करने आया था। रितेश के साथ हाथापाई में उसे चोट लग गई होगी,
और वही खून दरवाजे पे लग गया होगा सर। मगर अभिजीत ये है कौन ये केमोबेल? पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन है जिसने इस केमिस्ट को धमकी भरा फोन किया और ये दवाई मंगवा ली। सर मुझे तो आदमी पागल लगता है। कोई नॉर्मल इंसान ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है सर? किसी को भूखा रखना और थोड़ा थोड़ा करके खून चूस के उसे मार डालना। सर फिलहाल हमें 2 लाशें मिली है, लेकिन ये मुमकिन है कि उसने और भी लोगों को कैद करके रखा होगा। हाँ रखा ही होगा, वरना अपनी पेंटिंग बनाने के लिए पेंट यानी कि इंसानों का खून कहां से लाएगा वो? जिसने भी उस केमिस्ट को फोन किया है ना, वही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा, वही आदमी। सर हाँ सचिन, पता चल गया उस फोन करने वाले का? हाँ सर, जिस आदमी ने R&D मेडिकल स्टोर में फोन करके उस दुकानदार से बात की थी, उसका नाम रोहन है सर। रोहन? और पता? सर उसका पता भी चल गया, लेकिन उसके पते पे जाकर पता चला कि उसके नाम की तरह उसका पता भी नकली है सर। नाम भी नकली और पता भी नकली, तो फिर ये फोन किया किसने होगा? है कौन ये? सर ये फोन जिसने भी किया उसने सिम कार्ड लेने के लिए नाम और पता दोनों ही नकली दिया था सर। सर उसने उस दवाई की दुकान पे फोन किया और फोन ट्रेस ना हो इसलिए सिम निकाल के फेंक दिया। कोई बात नहीं, उसने जिस वक्त उस दवाई की दुकान में फोन किया था, हम पता लगा सकते कि उस वक्त वो कहां पर था उसके उस फोन से। वो भी पता चल गया है सर। फिर ये फोन चोर बाजार से किया गया है, घाट कोपर के चोर बाजार से। चोर बाजार? तो इस इलाके में तो नशीली चीजें बेची जाती है, ड्रग पेडलर्स के अड्डे बने हुए वहां पे। तो फिर दया, ये फोन जरूर किसी ड्रग पेडलर ने ही किया है। ये ले, और सुन, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कहां से माल मिला। नहीं नहीं साहब, नहीं बोलिए। चल निकल। अरे भाई अपने को दवा मांगता है, क्या मोबाइल मिलेगा क्या? अरे अपने पास ऐसी कोई दवाई नहीं है रे, अपन दवाई थोड़ी बेचते हैं। मना मत करना दोस्त, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार है। अच्छा कितना देगा? अरे अपन तो चलती फिरती बैंक है, कितना बनता है? ऐसा क्या? ये शाने, पहला पैसा बाद में माल। ठीक है, पैसा दिखाएगा हम, लेकिन पहले माल एक हाथ ले और एक हाथ दे। चलते फिरते बैंक? अच्छा है, चलो मेरे साथ। एक मिनट। हाँ बोल पकिया। अरे ये सीआईडी है, बच गए। क्या? हाँ। तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं माल लेके आता। हाँ इधर ही रुकने का। भागता किधर है? सीआईडी से भागता है? मानो मत, सब बताता है, सब बताता है, सब मानो। सर वो केमोबेल दवाई मैंने खुद के नहीं बल्कि किसी और के कहने से R&D मेडिकल स्टोर से मंगवाई थी साहब। उस दुकान में फोन करके धमकी तू नहीं दी थी ना? हाँ साहब, लेकिन उसके बाद मैंने फोन स्विच ऑफ करके उसका सिम कार्ड फेंक दिया साहब। ये काम तू किसके कहने पे करता है? साहब मुझे एक दिन एक चिट्ठी मिली थी, उसमें लिखा था कि केमोबेल नाम की दवाई का बंदोबस्त करो, और साहब उसने बोला कि तुझसे शनिवार को रात को 8 बजे आके लेके जाऊंगा और इनाम देके जाऊंगा। अच्छा, फिर वो दवाई लेने कौन आया था? साहब वो गाड़ी में आया, कांच खुली, माल लिया, पैसा दिया और चले गया साहब। तुमने गाड़ी तो देखी होगी ना, कौन सा मॉडल था? उसका नंबर कुछ तो याद होगा तुम्हें? गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन साहब उसके हाथ में बड़ी सी घड़ी थी जिसका बहुत बड़ा डायल था साहब। कैसी थी वो घड़ी? बहुत झक्कास थी, माँ कसम ऐसा डिजाइन में कभी लाइफ में देखा नहीं साहब। उसके ऊपर बड़े अक्षर से क्यू लिखा हुआ था साहब। क्यों लिखा हो? उस घड़ी का रंग, उसका डिजाइन सब कुछ याद है तुम्हें? वो सब कुछ याद है सर। चलो फिर क्यू अक्षर का स्केच बनवाओ, पता चल जाएगा कि घड़ी कौन सी कंपनी की है।
पूर्वी, तो घड़ी बनाने वाली कंपनी का नाम पता चला जिसका नाम क्यू से शुरू होता है? यस सर। सर बस 4 कंपनियों के नाम मिले। 4 कंपनी? अब जरा देखो उन 4 कंपनियों में से वो कंपनी कौन सी है जिसकी घड़ी उस गुनहगार ने पहनी थी। एक बार वॉच कंपनी का नाम पता चल जाए सर, तो गुनहगार का भी पता चल जाएगा। तो ये डिजाइन बिल्कुल इस डिजाइन जैसा है। हाँ सर, ये क्यू का निशान तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा उस ड्रग पैडलर ने कहा था। कंपनी का नाम है क्वीनी। सर ये जर्मन ब्रांड है। अगर इस कंपनी ने हाल ही में अपने देश में ये घड़ियां बेचना शुरू किया है तो फिर इनकी दुकानें, इनके आउटलेट भी कम ही होंगे, है ना? और घड़ी भी काफी महंगी है सर। इतनी महंगी घड़ी है तो फिर सर खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, इस घड़ी की कंपनी की जितनी भी दुकानें हैं सब पे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि किन किन लोगों ने ये घड़ी खरीदी थी और कब खरीदी थी। सर ये है क्वीनी वॉच कंपनी का ऑथोराइज आउटलेट। ठीक है, चलो अंदर चल के देखते हैं क्या पता चलता है। हमें आपके कंपनी की घड़ी के बारे में जानकारी चाहिए। कौन सी घड़ी? इस घड़ी को ध्यान से देखिए। ये आपकी कंपनी की घड़ी है ना? ये हमारी लिमिटेड एडिशन घड़ी के डिजाइन है। अब बात क्या है सर? दरअसल हम लोग सीआईडी मुंबई से हैं और एक केस के सिलसिले में पूछताछ करना चाहते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अब हमें ये बता सकते हैं कि ये घड़ी आपसे किसने खरीदी है? मैं अभी आपको बताता हूँ। ये रही 6 लोगों की लिस्ट सर। ये शख्स कैसे हो सकता है? ये भला ऐसी साजिश क्यों रचेगा? इस साजिश के पीछे किसका हाथ है ये तो हमें पता चल चुका है, लेकिन साजिश के पीछे कारण क्या है ये इससे मिलने के बाद पता चल जाएगा। सर, ड्रग पैडलर से जिसने कैमोबेल नाम का ड्रग खरीदा था उसका पता चल गया है। कि कोई मेरे एग्जीबिशन इवेंट को खराब क्यों करना चाहेगा? हाँ, वो तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सर आप लोग, कुछ पता चला ये किसकी हरकत है? भोला भाला बनने का नाटक कर रहा है। ये घड़ी पहचानते हैं आप? जी हाँ, 2 महीने पहले खरीदी थी मैंने ऐसी घड़ी। लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें शक है कि उस खून भरी पेंटिंग में तुम्हारा हाथ है। क्या आप इस खून वाली पेंटिंग का इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं? जी हाँ, आप ही ने वो पेंटिंग बनाई और आप ही ने वो दूसरी पेंटिंग हटाकर खून वाली पेंटिंग एग्जीबिशन में रख दी। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वो इसलिए कि तुमने सोचा बदनामी से डरकर तुम्हारा पार्टनर विमल अपना पेंटिंग का बिजनेस छोड़ देगा और वो सारा धंधा तुम्हारा हो जाएगा। आप मुझ पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते, ये सरासर झूठ है। तो फिर सच सच बताओ, घाटकोपर के ड्रग पेडलर राजू से तुमने कैमोबेल नाम का ड्रग क्यों मंगवाया? कैसा ड्रग? कौन सा ड्रग पेडलर? आप क्या कहना चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, ये घड़ी मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी, ये मैंने अपने स्टाफ को गिफ्ट दी थी। खुद को बचाने के लिए अब एक नई कहानी। प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए, ये कोई कहानी नहीं है, सच है। तुम्हारे स्टाफ मेंबर का नाम और पता चाहिए हमें। सचिन, सुमित ने इसी फार्म हाउस के बारे में कहा था ना? हाँ सर, सुमित ने यही फार्म हाउस बताया था सर। शख्स के पास हथियार भी हो सकता है, वो थोड़ी देर यहीं से नजर रखता है। कोई आ रहा है वहां से, पीछे।
का पेंटिंग यहां पे बनाता है। ये क्या? सुमित की पत्नी और बेटा? दूसरा बेटा कहाँ है? जरा हाथ खोलो। ये दोनों तो बेहोश है सर। हाँ? कोई आ रहा है। चलो चलो। सुमित जी तो कह रहे थे कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चे एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। लेकिन सर उन्होंने ये भी तो बताया था कि उनकी लाशें अब तक नहीं मिली हैं। मतलब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। इस पेंटर ने इन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा है। तो इसका मतलब इस पेंटर ने इन दोनों के शरीर से खून निकालकर उसी से वो पेंटिंग बनाई थी। और फिर इन्हें केमो बेल खिला के जिंदा रखा ताकि ये मर न जाए। हाँ बेटा, तेरा खून निकालो। देख, पेंटिंग बनाने का टाइम हो गया ना, तेरा खून नहीं निकालूंगा तो अभी पेंटिंग में रंग कैसे भरूंगा? हाँ? ला। सर आप सर सर आपको सब कुछ सच सच बता दो सर। सर सब कुछ मैंने किया सर। सर सब कुछ मैंने किया सर। मैंने मारा है सर। सर मैं बता दो सर आप। रेडी निकल, जल्दी से खोलो इन्हें, हॉस्पिटल लेके जाओ। आगे मत आना, आगे मत आना। मैं मारूंगा अपने आपको। चाकू नीचे। पीछे जाओ, मैं मार रहा हूँ। ठीक है, इस बार छोड़ देते हैं हम लोग। अगर आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे? तो सजा देनी है दे दो, अपने किए पे कोई अफसोस नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो? सुमित जी की बीवी और 2 बच्चों का खून निकालकर उन्हें अधमरी हालत में रखा और बोलते हो खुश हो तुम? सुमित ने मेरे और मेरी परिवार के साथ जो जुल्म किया उसका क्या? क्या किया सुमित ने तुम्हारे परिवार के साथ? उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मार डाला उसने सबको, मुझे अनाथ कर दिया। ठीक से बताओ रघु, आखिर हुआ क्या था और कब हुआ था? बात आज से 12 साल पुरानी। तब हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। मेरे बाबूजी ने सुमित से कुछ पैसे उधार मांगे थे मेरी बीमार माँ के इलाज के लिए। बाबूजी समय से कर्ज लौटा नहीं पाए, तो उन्होंने मोहलत मांगी। मोहलत की एवज में सुमित ने मेरे बाबूजी से गुलामों की तरह दिन रात काम करवाया। और जब इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो अरे मत मारो, बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, आइए बचाओ, बचाओ, अरे मत मारो, बचाओ।
तो इसलिए तुम सुमित जी से बदला लेना चाहते थे? हाँ, इसलिए तो मैंने उनके यहाँ पे इतने साल नौकरी करी और उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया। सुमित जी तुम पे भरोसा करते रहे और तुमने उनके भरोसे का फायदा उठाकर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को अगवा कर लिया। हाँ, और उसके बाद मैंने उनको किडनैप कर लिया, उनकी गाड़ी को खाई में धकेल दी। और तुमने उन्हें बंदी बनाकर एक खुफिया कमरे में छुपा के रख दिया। और फिर मैं उनका खून निकाल के अपनी पेंटिंग बनाता रहा। उन्हें कैमोबेल ड्रग देता रहा ताकि वो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सके और मुझे मेरी पेंटिंग बनाने के लिए खून मिल सके। और फिर वो पेंटिंग मैंने सुमित की एग्जीबिशन में रख दी ताकि वो इस केस में फंस जाए, बदनाम हो जाए। और जंगल में जो लाश मिली थी वो तो सुमित के दूसरे बेटे की थी। बेचारा इतना कुछ झेल ही नहीं पाया, मर गया। फिर मैंने उसकी लाश का वो हाल किया कि कोई भी उसे पहचान ना पाए। और रितेश, वो तो तुम्हारा साथी था ना, उसे क्यों मार दिया तुमने? वो मेरी मदद करता था, अच्छा लड़का था, और मैं अपनी पेंटिंग भी उसके घर में रखता था। लेकिन एक दिन उसे पता चल गया कि मैंने ये पेंटिंग खून से बनाई। वो मुझे धमकी देने लगा कि वो अपने बॉस को जाके सब कुछ सच बता देगा। तो अब बताइए ना कि मतलब ऐसे तो उसका क्या फायदा? हाँ? फिर उसके बाद मैंने उसे भी मार दिया। चल, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। हाँ दया, इसे इलाज की जरूरत है। रघु, सुमित को तो उसके किए की सजा मिलेगी ही मिलेगी, पर तुमने भी एक बहुत घिनौना जुर्म किया है और कोर्ट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।